गरीबी कोई हादसा नहीं है। गुलामी और रंग भेद की तरह ये भी मानव निर्मित है और इसे मनुष्य के कार्यों से ही दूर किया जा सकता है। नेल्सन मंडेला। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत में एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर बड़े बड़े आर्थिक दावों और हेडलाइंस के पीछे कहीं छिप सा जाता है। जी, मजदूरी का संकट और आय की बढ़ती खाई। बिल्कुल। हमारे सामने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है और यकीन मानिए इसके आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो जो श्रोता यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा जीएस पेपर 3 मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत जरूरी हो सकती है। हाँ, तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो विशाल वर्कफोर्स है वो असल में कमा कितना रहा है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो सच में है कौन और हमारे नीति निर्माताओं के सामने क्या रास्ते हैं। तो चलिए एक एक कर इन परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले तो इस समस्या का आकार कितना बड़ा है इसे समझना जरूरी है। भारत की आबादी 145 करोड़ के पार है जी। अब ORF के विश्लेषण में जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब PLFS 2023-24 के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR यानी काम करने की उम्र के वो लोग जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ 42.3% है। और ये आंकड़ा अपने आप में मतलब एक पूरी कहानी कहता है। इसका मतलब है कि 145 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 61 करोड़ लोग ही काम के बाजार में हैं। अच्छा। एक बहुत बड़ी आबादी या तो छात्र है या घर के काम संभाल रही है या किसी और वजह से इस लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। तो 61 करोड़ लोग काम करने को तैयार हैं या कर रहे हैं। इनमें से असल में काम कर कितने रहे हैं? वो आंकड़ा है 40.2%। इसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं। मतलब करीब 58 करोड़ से ज्यादा लोग असल में कार्यरत हैं। एक मिनट, तो अगर 61 करोड़ लोग लेबर फोर्स में हैं और काम 58 करोड़ के पास है, इसका मतलब जो सीधा सीधा गैप है लगभग, जी हाँ, 3 करोड़ लोगों का वो बेरोजगार हैं। हाँ, 3 करोड़। ये तो हुई रोजगार और बेरोजगारी की बात, लेकिन ORF का विश्लेषण इससे एक कदम आगे जाता है ना। जी वो पूछता है कि इन 58 करोड़ लोगों की जेब में आ कितना रहा है। बिल्कुल। और यहां से तस्वीर काफी कह सकते हैं गंभीर होने लगती है। जब हम PLFS के यूनिट लेवल डेटा में जाते हैं तो जो सामने आता है वो चौंकाने वाला है। क्या कहता है डेटा? विश्लेषण के मुताबिक भारत के कुल वर्कफोर्स में से सिर्फ 22% लोग, सिर्फ 22% महीने में 15,000 रुपए से ज्यादा कमा पाते हैं। सिर्फ 22%, यानी 10 में से लगभग 8 लोग जो रोज काम पर जा रहे हैं वो महीने के 15,000 रुपए भी घर नहीं ले जा पा रहे हैं। ये आंकड़ा तो वाकई में परेशान करने वाला है। और ये तो बस शुरुआत है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 27.5% वर्कफोर्स मतलब एक चौथाई से भी ज्यादा लोग हर दिन 100 रुपए से भी कम कमाते हैं। एक दिन की कमाई 100 रुपए से कम? जी। और अगर हम इस दायरे को थोड़ा और बढ़ाएं तो लगभग 55% यानी देश का आधा कामगार तबका हर रोज 300 रुपए से कम कमा रहा है। मतलब महीने का हुआ करीब 9,000 रुपए। यानी ORF का अनुमान ये है कि 2025-26 तक भी भारत का कम से कम आधा वर्कफोर्स महीने में 10,000 रुपए से कम कमा रहा होगा। सही। अच्छा, तो ये तो जमीनी हकीकत है। अब इसे सरकार के तय किए गए मानकों से तौलते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं। सरकार खुद क्या मानती है कि एक मजदूर को कम से कम कितना मिलना चाहिए? यहीं पर नीति और हकीकत के बीच की खाई और गहरी नजर आती है। स्रोत के अनुसार 2024 में तत्कालीन श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने संसद में बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूनतम मजदूरी है वो 2017 में तय की गई थी। 2017 में? जी, 176 रुपए प्रतिदिन। 176 रुपए। और तब से अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 7-8 साल में महंगाई तो आसमान छू रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसमें तब से कोई संशोधन नहीं हुआ है। अगर हम सिर्फ महंगाई दर को ही जोड़ लें तो 2017 के 176 रुपए आज के समय में कितने के बराबर होंगे? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अगर हम सिर्फ महंगाई को एडजस्ट करें तो 2024-25 में वो 176 रुपए आज के 251 रुपए के बराबर है। 250 रुपए? जी, लेकिन मजे की बात यह है कि आधिकारिक तौर पर मजदूरी अभी भी 176 ही है। अब ORF की रिपोर्ट इस पुराने 176 के मानक पे ही कमाई को देखती है और तब भी देश का 35% से ज्यादा वर्कफोर्स इससे कम कमा रहा है। मतलब सरकार के 7 साल पुराने बिना महंगाई एडजस्ट किए हुए मानक से भी 1/3 से ज्यादा लोग कम कमा रहे हैं।
ये तो अविश्वसनीय है। और इसमें भी ग्रामीण शहरी या महिला पुरुष का अंतर बहुत साफ दिखता है। अच्छा, वो क्या है? पुरुषों में 21% लोग 176 रुपए प्रतिदिन से कम कमाते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा उछलकर 67.5% हो जाता है। 67.5%। जी मतलब 2/3 से ज्यादा कामकाजी महिलाएं देश की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं कमा पा रही हैं। जी, पुरुषों के 21% के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा। इस भारी अंतर के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये काम के प्रकार की वजह से है या सीधे सीधे भेदभाव? स्रोत सीधे तौर पे कारणों का विश्लेषण नहीं करता, लेकिन ये पैटर्न साफ इशारा करता है कि महिलाएं अक्सर कम मजदूरी वाले कामों में ज्यादा हैं, जैसे कृषि मजदूरी हो गई या असंगठित घरेलू काम, जहां मजदूरी का कोई नियमन नहीं है। बिल्कुल। और भेदभाव भी आम है। यही पैटर्न ग्रामीण और शहरी भारत में भी दिखता है। 41% ग्रामीण मजदूर इस सीमा से नीचे हैं, जबकि शहरों में ये आंकड़ा 21% है। और ये सब हम पुरानी 176 रुपए की बात कर रहे हैं। जी, अगर हम आज के हिसाब से 251 रुपए को असल न्यूनतम आय माने, तो देश का लगभग आधा वर्कफोर्स इस लाइन से नीचे या इस पर ही खड़ा है। ये आंकड़े तो वाकई निराशाजनक हैं। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी आबादी है जो बहुत कम कमा रही है, दूसरी तरफ हम लगातार बढ़ते हुए भारतीय मिडिल क्लास की कहानियां सुनते रहते हैं। तो फिर वो मिडिल क्लास कौन है? हाँ, और ये इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये मध्यम वर्ग के मिथक को एक तरह से तोड़ता है। कैसे? देखिए, अक्सर जब हम औसत आय के आंकड़े देखते हैं तो एक अच्छी तस्वीर दिखती है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के हवाले से स्रोत बताता है कि अस्थायी मजदूरों की औसत आय 418 रुपए प्रतिदिन है। यानी महीने का करीब 12,500। जी, स्वरोजगार वालों की औसत आय 13,279 रुपए महीना है, और जो नियमित वेतन पाते हैं उनकी औसत आय 20,702 रुपए महीना है। लेकिन ये औसत का खेल बड़ा भ्रामक हो सकता है ना? जैसे अगर एक टीम में एक बल्लेबाज 100 रन बना दे और बाकी 10 शून्य पर आउट हो जाएं, तो टीम का औसत स्कोर तो ठीक ठाक दिखेगा, पर वो किसी की असलियत नहीं दिखाता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही औसत का जाल है। समस्या आय के वितरण में है। शीर्ष के 10% लोग इतना ज्यादा कमाते हैं कि वो पूरी औसत को ऊपर खींच लेते हैं, जबकि नीचे के 50% की कमाई उस औसत के आसपास भी नहीं होती। तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाया गया है? इसे समझने के लिए ORF आयकर रिटर्न ITR के आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 8 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया। 8 करोड़? और इनकम टैक्स विभाग के ही अनुसार देश में लगभग 9.53 करोड़ लोग हैं जो महीने का 21,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 9.35 करोड़ लोग। अगर हम इसे 18 करोड़ के कुल वर्कफोर्स के प्रतिशत में देखें तो ये लगभग 15-16% हुआ। सही। और पूरी आबादी के हिसाब से देखें तो 6.5% से भी कम। तो आप ये कह रही हैं कि जिसे हम मीडिया में या आम बोलचाल में टैक्स देने वाला मिडिल क्लास कहते हैं, वो असल में भारत का मिडिल क्लास नहीं, बल्कि टॉप 10-12% का इलीट तबका है। सटीक। यही ORF के विश्लेषण का मुख्य तर्क है। बाकी की 85-90% आबादी तो इतना कम कमाती है कि वो सीधे तौर पर इनकम टैक्स के दायरे में ही नहीं आती। अच्छा। अगर हम इसमें उन अमीर किसान परिवारों को भी जोड़ दें जिन्हें टैक्स में छूट मिलती है, तब भी ये वर्ग जनसंख्या के शीर्ष 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, नीति बनाने के लिहाज से इस वर्ग की सही पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नीतियां इस तथाकथित मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनती हैं, तो असल में वो देश की एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही होती हैं। इससे तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो अगर समस्या इतनी गहरी और व्यापक है, तो ORF की रिपोर्ट क्या आगे का कोई रास्ता भी सुझाती है? समाधान क्या हो सकते हैं? हाँ, हर रिपोर्ट समाधानों पर भी विस्तार से बात करती है। पहला और सबसे तात्कालिक समाधान है रोजगार गारंटी, मनरेगा। जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी जो पहले मनरेगा कहलाता था, उसके तहत 125 दिनों के रोजगार को ठीक ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों की खरीदने की शक्ति, मतलब परचेजिंग पावर में काफी इजाफा हो सकता है। मनरेगा तो पहले से ही है, तो ठीक ढंग से लागू करने का क्या मतलब है? क्या इसमें कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां कई हैं, जैसे काम मिलने में देरी, मजदूरी के भुगतान में महीनों की देरी हो जाती है, और भ्रष्टाचार भी है।
ठीक ढंग से लागू करने का मतलब है इन समस्याओं को दूर करना। समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। बिल्कुल। और ये पक्का करना कि जिसे काम की जरूरत है उसे काम मिले। इसके अलावा स्रोत ये भी सुझाव देता है कि इस योजना का विस्तार शहरी और उपनगरीय इलाकों में भी किया जाना चाहिए। एक शहरी मनरेगा, ये एक दिलचस्प विचार है। जी, जहां असंगठित मजदूरों की एक बड़ी संख्या है और उनके पास कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है। लेकिन इन सब योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा? राज्यों को भी तो इसमें अपना हिस्सा देना होता है। यहीं पर वित्तीय पहलू सामने आता है। इस योजना में राज्यों को 40% खर्च उठाना होता है। ज्यादातर राज्यों के पास इतने संसाधन नहीं हैं, इसलिए उन्हें केंद्र से बड़े वित्तीय हस्तांतरण की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ORF का विश्लेषण सिर्फ मजदूरी तक ही सीमित नहीं है, वो मानव विकास पर भी जोर देता है। उनका तर्क है कि सभी स्तरों पर मुफ्त और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना अनिवार्य है। और खाद्य सुरक्षा का क्या? क्योंकि कम मजदूरी का सीधा असर तो खाने की थाली पर पड़ता है। निश्चित रूप से। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की भूमिका और भी अहम हो जाती है। एक और सुझाव जो मैंने पढ़ा था वो GST से जुड़ा है। हाँ, GST दरों को तर्कसंगत बनाने का। कुछ रोजमर्रा की चीजों पर दरें कम करने से आम लोगों को सीधे राहत मिल सकती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इससे सरकार का राजस्व घट सकता है ना? सही। इसीलिए रिपोर्ट एक बेहतर रास्ता सुझाती है। टैक्स की दरों को घटाने के बजाय टैक्स अनुपालन मतलब टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाया जाए। यानी जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन्हें सिस्टम में लाया जाए। जी, ताकि सरकार की कमाई बढ़े और उसे जन कल्याण पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, तो ये कुछ समाधान हुए। लेकिन एक सरकार को तो और भी बहुत कुछ देखना होता है। देश की सुरक्षा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। क्या इन जरूरतों और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बीच कोई टकराव है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और रिपोर्ट इस संतुलन साधने की कला पर बात करती है। ये मानती है कि बुनियादी ढांचे और रक्षा पर होने वाले बड़े पूंजीगत व्यय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तो देश के विकास और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही जिस तरह से अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं, उसे देखते हुए हमें अपने निर्यात को भी बढ़ावा देना होगा ताकि हमारी अर्थव्यवस्था कॉम्पिटिटिव बनी रहे। तो यहाँ पर वही क्लासिक सवाल आ जाता है कि पैसा कहाँ है? इन सब के लिए अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटाए जाएं? इसे ही शायद अर्थशास्त्री राजकोषीय गुंजाइश या फिस्कल स्पेस कहते हैं। बिल्कुल। और इसी फिस्कल स्पेस को बनाने के लिए ORF का लेख कुछ बड़े और कह सकते हैं साहसिक कदम उठाने का सुझाव देता है। जैसे कि सुझाव है कि अति अमीरों पर धन कर मतलब वेल्थ टैक्स और संपत्ति विरासत कर यानी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टैक्स जैसे सीधे करों की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। लेकिन इस पर तो काफी बहस होती है। आलोचक कहते हैं कि इससे देश से पूंजी बाहर जा सकती है। जी, कैपिटल फ्लाइट का खतरा रहता है और निवेश का माहौल खराब हो सकता है। रिपोर्ट इस बहस की जटिलता को स्वीकार करती है, लेकिन उसका मूल तर्क ये है कि जब असमानता इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ असाधारण उपायों पर विचार करना जरूरी हो जाता है। इसका उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है। नहीं, उद्देश्य है संसाधनों का ज्यादा न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। लेख का अंतिम जोर इसी बात पर है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी हों, सतत विकास लक्ष्यों और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम देश की सबसे कमजोर निचली आधी आबादी को नीतिगत सोच के केंद्र में रखने की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हमने देखा कि भारत के लगभग आधे कामगारों के लिए कम मजदूरी एक कड़वी सच्चाई है। हमने यह भी समझा कि जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं वो असल में देश का शीर्ष 10-15% तबका है और कैसे नीति निर्माताओं को विकास, रक्षा और सामाजिक कल्याण के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। जरूर। ये सारे आंकड़े हमें आर्थिक असमानता की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो नीति निर्माताओं और हम सब के लिए असली सवाल ये है, क्या विकसित भारत का मतलब सिर्फ ऊंची GDP के आंकड़े, चमकती सड़कें और आधुनिक हवाई अड्डे हैं? या इसकी असली शुरुआत उन 58 करोड़ लोगों के लिए एक सम्मानजनक जीवन यापन योग्य मजदूरी सुनिश्चित करने से होती है जो हर रोज इस देश को बनाते हैं? इस गहरी और जरूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। UPSC की तैयारी करने वाले श्रोता भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मुद्दों पर और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।